हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटेट बायोलॉजी का एक और सेशन, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं ईयरली सभी के सभी क्वेश्चन पेपर को। अभी तक हमने 2016 का पेपर सॉल्व कर लिया है, उसके बाद 2017 का, उसके बाद 2018 को, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2019 का पेपर। ऐसे ही करके हम 2024 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इस सीरीज से क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली इस सीरीज से आपको पता है कि आपके पेपर में बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आते हैं विद 60 मार्क्स। सो ये मेरा आपसे गारंटीड प्रॉमिस है कि अगर आप ये वीडियोस कवर कर लेते हो, 6 टू 7 वीडियोस ईयरली क्वेश्चन पेपर के अगर आप कवर कर लेते हो, सो आपके 60 में से 50 मार्क्स ज़रूर आ जाएँगे, क्योंकि ये सिर्फ़ पीवाई हम यहाँ सिर्फ़ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम हर एक टॉपिक को रिकॉल कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो मैं आपको टॉपिक पढ़ने को दूँगी हर एक पेपर के साथ 4 टू 5 टॉपिक, आपको क्या करना है, बस उन टॉपिक्स को गूगल करना है और उनके बारे में 4 से 5 लाइन्स याद करनी है, सिर्फ़ 4 से 5 लाइन्स। इतना तो आप हर दिन में कर ही सकते हो, राइट? तो अगर आप ये वीडियोज़ को पेपर के 1 वीक पहले भी देख रहे हो, तब भी आई एश्योर कि आपके 50 मार्क्स 60 में से आ ही जाएँगे। बाकी 40 मार्क्स आप जनरल पेपर में से स्कोर करें, थोड़ी-सी मेहनत करें और अपना एचटेट क्वालीफाई करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। 2019 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये मैंने ओरिजिनल पेपर लिया है ताकि आपको अ, पता लग सके कि कैसे ही क्वेश्चन जो है वह वहाँ पे बनते हैं। हम सेम पैटर्न के क्वेश्चन करने वाले हैं। उम, ये आप ये समझ के मानिए कि ये ओरिजिनल पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट। ब्रायोफाइट्स के पास इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है? जब आप ब्रायोफाइट्स के बारे में जानेंगे तो आपको एक बात जाननी है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गेमेटोफाइट बॉडी होती है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। वहीं पे जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो डोमिनेंट बॉडी होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है। ए की जगह आप हमें लिखना है गेमेटोफाइट और बी की जगह हमें लिखना है स्पोरोफाइट। ओके, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट के केस में क्या होता है, टेरिडोफाइट के केस में ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। वहां पे स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, क्योंकि एक ही पेपर में ब्रायोफाइट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, तो प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में जहां भी पूछा जाएगा, सबसे पहला नाम आता है किसका, बेंथम और हुकर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द ब्रायोफाइट्स। देखो, वापस से ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन आ गया और अब हमसे पूछा है कि इनके बारे में इनकरेक्ट क्या है, ठीक है? सो वाटर इज असेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। हाँ, इनका फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर असेंशियल है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ आर्केगोनिया, ये फीमेल बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है? फीमेल गेमेट है बेसिकली। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, वाटर में हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये देखिए, अभी तो हमने पहले क्वेश्चन में बोला कि इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है, लेकिन यहाँ तो स्पोरोफाइट लिख दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमें क्या देखना है, गलत ही ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। नेक्स्ट, प्रीनोइड्स क्या होते हैं? प्रीनोइड्स बेसिकली ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं किसका, स्टार्च का। प्रोटीन बाउंडेड बाय द स्टार्च पैलेट, ठीक है? नाउ द फ्लैश ऑफ पियर गवावा, इनका जो फ्लैश होता है वो कैसा होता है, ग्रिटी नेचर का होता है। ये क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये स्क्लेरेट्स के कारण होता है, ठीक है? ये किसका पेपर है, ये किसका क्वेश्चन है, ये बोटनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सीडा इज ए मेंबर ऑफ मालवेसी, डज नॉट एक्सिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट। सीडा के अंदर ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है और इसके अंदर ये प्रोमिनेंट ट्रेट नहीं होते, ठीक है? इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ यानी कि एपिकैलिक्स इसके अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है। अगेन जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द किंगडम आएंगे, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, उन क्वेश्चंस का हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था दैट एचटेट का लेवल बहुत अच्छा आता है। सिर्फ आप एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम को ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाएँगे
या फिर 1-2 एग्ज़ाम्पल याद करके जाएँगे तो उससे नहीं होता है। वो लोग एनिमल किंगडम से स्पेशली प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछते हैं। आपको हर एक मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप एचटेट दे रहे हो, अगेन एचटेट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 150 में से 140 स्कोर करना है तो आपको कोई जॉब मिल जाएगी। नहीं, वो आप एक क्वालीफाई एग्ज़ाम है। हमें क्या करना है, हमें जैसे भी करके बस 90 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? बी प्रैक्टिकल, हमें वहाँ पे टॉप नहीं करना है। हमें क्या करना है, 90 मार्क्स लेके आने हैं। सो हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है कि 60 में से 60 क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते, ऑब्वियसली किसी के भी नहीं हो सकते। मैंने खुद 2 बार क्वालीफाई किया है, लेकिन अगर मैं तीसरी बार जाऊँगी तो 60 में से 60 मेरे भी ठीक नहीं होंगे। सो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है कि मुझे मेरे 50 क्वेश्चन ज़रूर श्योर करने हैं, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, यहीं से तो मार्क्स आने चाहिए। बाकी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी से अगर 10-20 मार्क्स आ गए दैट्स ईज़ी। सो आपको क्या करना है, वहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि अरे! मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो बायो का हूँ, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी हमारा बैकग्राउंड ज़ूलॉजी और बॉटनी के कारण थोड़ा अलग हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट डिसीज़न लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली पेपर हमें पूरा ही करके आना है। बट हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। हमें आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है इट्स ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे करना है, ठीक है। नाउ प्लांट नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, ऐसा कौन से प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंशिएट ही नहीं होते रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कौन से होते हैं? थाइलोफाइट्स होते हैं ऐसे प्लांट, ठीक है। उसके बाद 9+2 फिब्रिल अरेंजमेंट कहाँ पे पाया जाता है? सो अगर आप इन ऑप्शंस में से देखोगे तो बैक्टीरिया का फ्लैजेला, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बैक्टीरिया का फ्लैजेला वो एक प्रोटीन से बना होता है। बेसल गैंग और सेंट्रियोल को देखोगे तो यहाँ पे आपके 9+0 का अरेंजमेंट होता है। वहीं यूकेरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया के अंदर आपको 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिनर्जिड हेल्प्स इन, सिनर्जिड किस चीज़ में हेल्प करती हैं? सो सिनर्जिड हेल्प करती हैं पोलन ट्यूब को, वो उसको बेसिकली गाइड करती हैं कि कैसे एम्ब्रियो के अंदर उसको एंट्री करनी है, राइट? सो ऐसा ऑप्शन ढूँढेंगे हम। फॉर्मेशन में नहीं हेल्प करती, न्यूट्रिशन में नहीं हेल्प करती, ये भी नहीं करती, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की एंट्री कराने में वो हेल्प करती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ आर्के बैक्टीरिया मतलब बेसिकली प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक डीप सी के अंदर या फिर बेसिकली आपके हॉट स्प्रिंग्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। सो इसका एग्जांपल जो है वो हो जाएगा थर्मस इक्विसिटम, ओके, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है ऐसा बैक्टीरिया। नाउ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर आउट ऑफ फॉलोइंग, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पाई जाती है वो कौन सी होती है? सेल्यूलोज, जिससे क्या बना होता है, जो प्लांट की सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट है। A bacterial cell divide करता है once in every minute. It take up to fill a cup. How much time will take up to cup it half? तो half time के लिए कितना चाहिएगा? 59 minutes. नहीं, heterospory is seen in, heterospory किसके अंदर देखी जाती है? Now what is heterospory? heterospory का मतलब होता है दो अलग अलग तरह के स्पोर्स मिलना, लाइक मेगास्पोर और माइक्रोस्कोर, ये सब मिलना। सो ये सब कहाँ पे मिलता है ये पूछा गया है आपसे, और ये एक बॉटनी का क्वेश्चन है। सो बॉटनी वाले आंसर करेंगे इसका। देखिए, अगर आप पैसिवली सिर्फ मुझे सुनेंगे तो शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप कमेंट में लिखिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, कोई इश्यू नहीं। आपको नहीं आ रहा है, आप ध्यान से बैठ के सुनिए और फिर उसको नोट कीजिए, कहीं तो नोट कीजिए, किसी नोटबुक में नोट कीजिए। एक बार अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, वो चीज़ हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर हम उसे नहीं भूलते हैं, ठीक है? सो हेटेरोस्पोरी इज़ सीन ही, तो हेटेरोस्पोरी देखी जाती है आइसोट्स के अंदर, ठीक है? बाकी इन सब के अंदर हमें होमोस्पोरी देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह के गेमेट्स ही देखने को मिलते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी इज़ कॉज्ड बाय, रेड रस्ट जो है वो किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है, तो रेड रस्ट इज़ ड्यू टू द स्फेलोफोरस स्पीसीज़। और अगर यही डिज़ीज़ आपको व्हीट में पूछी जाएगी, ये टी में पूछी गई है, अगर व्हीट में पूछी जाएगी तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएँगे, ठीक है? द सेल वॉल कंपोनेंट because of which class Cyanophyces has been renamed as Cyanobacteria. सो एक सेल वॉल कंपोनेंट की वजह से साइनोफाइसिस का नाम साइनोबैक्टीरिया रखा गया, और आपसे पूछा गया है वो कौन सी इसमें से बेसिकली कंपोनेंट है वो सेल वॉल का।
सो जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर म्यूरिन पाया जाता था, इसलिए उसको प्लांट किंगडम से निकाल के मोनेरा के अंदर रखा गया था, ठीक है? इथेनोबॉटनी इज़ बेसिकली, इथेनोबॉटनी का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, ये बेसिकली रिलेटेड है कंज़र्वेशन से। सो कुछ ट्राइब्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे रिलिजन्स होते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए अ, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो रीजनली कनेक्ट होते हैं। एज़ हिंदू हम लोग कनेक्ट हैं तुलसी जी से, सो वैसे ही कुछ ट्राइब्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्लांट्स की को सेव करते हैं, मतलब उनको, तो कंजर्वेशन के उससे पूछा गया है ये आपसे। सो द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड देयर प्लांट, ट्राइबल पीपल और उनके प्लांट्स को लेके, जैसे कि राजस्थान में खेजड़ी होता है, लाइक दैट। सो द मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से। सो मोस्ट कॉमन, मोस्ट एडवांस पूछा गया है हमसे, कॉमन नहीं। सो मोस्ट एडवांस जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, जेनी टेल्स, जेनिटल्स। द स्पोरोफाइट जर्नेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट। सो ये किसके बारे में बात हो रही है, वेस्कुलर प्लांट के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो वेस्कुलर प्लांट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, सो इट्स 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए असर्शन एंड रीजन, ये एक असर्शन और रीजन है। इसमें पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है किससे, प्लांट हार्मोन से, ठीक है? सो प्लांट में जहाँ तक हम देख रहे हैं बेसिकली 3 टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहा है बार-बार। फोटोसिंथेसिस में आपको जो साइकिल्स थी हमारी C3, C4 और C2 साइकिल, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद आपका सीधा हार्मोन से क्वेश्चन आ रहा है। कोई एक हार्मोन्स का फंक्शन या कुछ ऐसा पूछा जा रहा है। सो अगर आप बॉटनी से हैं और आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं या फिर आप जूलॉजी से भी हैं तो एट लीस्ट 11th क्लास के एनसीईआरटी से आप 3 टॉपिक कवर कर लीजिए। C2, C3 और C4 साइकिल में सिर्फ़ आपको बेसिक्स पढ़ना है कि कौन-सी साइकिल में क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आपको प्लांट के हार्मोन्स पढ़ने हैं थोड़े से और आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। सिर्फ़ 3 टॉपिक से ही आपके 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। अभी आप देखना, ठीक है? सो जिबरेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड मटेरियल फूड इन द मोनोकोट, ये हमें पता है जिबरेलिक एसिड क्या कराता है, सीड का जर्मिनेशन कराता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिबरेलिक एसिड इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज फ्रॉम द एल्यूरिन, हाँ, जिबरेलिक एसिड बेसिकली क्या करता है, एल्यूरोन लेयर के अंदर अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी कराता है, फिर अल्फा अमाइलेज एंडोस्पर्म में जाता है और स्टार्च को तोड़ता है और वहां से जो एनर्जी निकलती है वो किसको दी जाती है, मतलब जो सीड है उसको बेसिकली न्यूट्रिशन देने का काम करता है ना, जर्मिनेटिंग सीड को। सो हाँ, ये ए और बी दोनों बात क्या है, सही बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लिविंग सेल ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कोड, ये सब कोड यूज करने हैं हमें और फिर हमें बताना है कि कौन सी सेल लिविंग है और कौन सी सेल नॉन लिविंग है। तो चलिए हम यही लिखते हैं, कोलोन कायमा ये लिविंग है, फोटोसिंथेसिस में काम करती है, कोलन कायमा ये भी लिविंग है, बास्ट एक फाइबर है वो नॉन लिविंग के अंदर आता है, काइमा भी किसके अंदर आती है, नॉन लिविंग के अंदर आती है। ये हमने क्वेश्चन जो है कल भी करा था तो ये रिपीट है, इसके बारे में हमने कल भी करा था। सीव एलिमेंट जो है वो लिविंग है बट उनमें जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस नहीं होता है। सो बी एंड डी वाले ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और ई होना चाहिए, तो ए बी एंड ई, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। So the next is the fusion of mature individual directly act as a fusion of mature individual which directly act as a gametes. So fusion of mature individual जो कि मतलब mature individual ही fusion करते हैं लेकिन वो ऐसे लगते हैं कि गेमेट्स टाइप है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम होलोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोगेमी कहते हैं। होलो मीन्स कंप्लीट, सो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज बिहेव लाइक अ गेमेट। इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, सो पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, इंटाइन होती है और एक्साइन होती है। इंटाइन मतलब हम अंदर वाली लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज एंड द पेक्टिन। सो लिपिड्स नहीं होगा, लिग्निन नहीं होगा, लिग्निन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सो सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गेमेटोफाइट टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ द गेमेट, ये क्या है? ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के पेपर में किया था 2018। आप जाके देख लीजिए लास्ट वीडियो में, एकदम सेम यही की यही क्वेश्चन है, ठीक है? सो हमसे पूछा क्या गया है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गेमेटोफाइट टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। सो इसको हम बोलते हैं एपोगेमी। क्या बोलते हैं? एपोगेमी। ओके, इन डीएनए के अंदर ए पेयर करता है टी के साथ, ठीक बात है, ए पेयर करता है टी के साथ, जी पेयर करता है सी के साथ, जी पेयर करता है सी के साथ। तो इसमें से क्या इनकरेक्ट है? सो ये किसके बारे में है? पहले ये क्वेश्चन किसके बारे में है? ये है आपका चार्गफूल के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है? जहाँ पे ए और टी का रेशो कांस्टेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। ए टी, ए प्लस टी एंड जी प्लस सी इज ऑलवेज, सो ये स्टेटमेंट हो सकता है बट ये हमेशा नहीं होगा, तो इसको हम रॉन्ग बोलेंगे। जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी, ये बात एकदम सही है, जितना जी होगा उतना तो सी होगा ही ना, ऑब्वियस है, जब दोनों को पेयर करना है तो। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन वन स्टैंड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको एक स्टैंड का पता है तो आप दूसरा स्टैंड निकाल सकते हो, जहाँ जी है उसके आगे सी आएगा, जहाँ टी है उसके आगे ए आएगा, सिंपल। सो ये ऑप्शन भी ठीक है। हमें क्या बताना था? हमें इनकरेक्ट बताना था। सो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इनकरेक्ट हो गई, है ना? सो द डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये कल के पेपर में भी हमने देखा था कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये डीएनए है और ये आरएनए है। तो हम बता सकते हैं थ्रू द शुगर एंड द बेसिस। सो यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है, वहां पे राइबोस शुगर होते हैं। नाउ द बुल्लीफॉर्म सेल्स आर द प्रेजेंट इन, ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सो इन सेल्स का दूसरा नाम है, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है 2018 का ही। इन वहां पे इनका नाम ये नहीं लिख के क्या लिखा हुआ था? मोटर सेल लिखा हुआ था, ठीक है? सो ये क्या करते हैं? ये अपर एपिडर्मिस पे होती हैं और ये क्या करती हैं बेसिकली, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक तरह से चेक करती हैं कि जब लो वाटर कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होना चाहिए। सो इट्स अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स के अंदर होता है। नाउ okay, so our next question is question number 117. Gene which is responsible for the synthesis of a polypeptide chain. एक polypeptide chain बनाने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो अगर आपको थोड़ा सा ओप्रेन का स्ट्रक्चर याद है, यानी कि ओपेरॉन जो हम पढ़ते थे उनका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, तो वहाँ पे हमें ये डिफरेंट काइंड ऑफ जीन दिखाई देते थे, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। तो प्रमोटर जीन बेसिकली वो थे जहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे आपके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करते थे। ऑपरेटर जीन वो था जो कि स्विच का काम करता था, ऑन ऑफ करने का काम करता था। रेगुलेटर जीन वो थे जो रिप्रेसर बनाने का काम करते थे। सो मेन जो पॉलीपेप्टाइड के जीन होते थे वो कहाँ पे होते थे? हमारे स्ट्रक्चरल जीन पे होते थे। जैसे हमें लैक एप्रोन अगर याद है तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता था? एक जेड जीन होता था, एक वाई होता था और एक ए जीन होता था। जेड किसको कोड करता था? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। ए कोड करता था परमिएज को एंड जेड कोड करता था किसको? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। वाई कोड करता था परमिएज को और ए कोड करता था ट्रांस एसिटाइलेज को, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज द स्ट्रक्चरल जीन। द टू बैक क्रॉस ऑफ द इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग जीनोटाइप। इसको हम किस पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे? सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा सिंपल है, बट इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करा है ऑप्शंस के साथ। सो एक ऑप्शन है कैपिटल टी के साथ, एक ऑप्शन है स्मॉल टी के साथ। तो जो ऑप्शन सबसे गलत है पहले हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बैक क्रॉस में सेल्फ, ये तो सेल्फिंग हो जाएगी, अगर हम कैपिटल टी से कैपिटल टी करा देंगे तो ये सेल्फी हो जाएगी, पहले इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप ऑप्शन डी को देखोगे तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि बोथ, इससे और इससे। लेकिन इसमें एक गलती क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था आइदर कैपिटल टी आइदर स्मॉल टी। हम यही तो बोलते हैं बैक क्रॉस में कि आप क्या करते हो, जो आपका हाइब्रिड है उसको वन ऑफ द पेरेंट के साथ
मीटिंग कराते हो, यानी या तो इसके साथ करा सकते हो या फिर इसके साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? और लिखा होना चाहिए था इसके बीच में, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एंड, यानी कि दोनों के साथ कराओ। सो दोनों के साथ नहीं, वन ऑफ द, इनमें से सिर्फ एक के साथ ही होगी। यहाँ पे आइदर और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वर्ड होना चाहिए था। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नाउ वैसे ये दोनों ऑप्शन ठीक है, हम कैपिटल टी के साथ भी जा सकते हैं और स्मॉल टी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि बैक क्रॉस के अंदर एक और क्रॉस आता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के अंदर आप क्या करते हो? आप सिर्फ किसके साथ क्रॉस कराते हो? सिर्फ जो रिसेसिव वाला पेरेंट होता है उसके साथ क्रॉस कराते हो। सो इन्होंने थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को मोल्ड करके आपको दिया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सो हम कैपिटल टी के साथ जाएँगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये बैक क्रॉस बन रहा पूरी तरह से, ओनली हो गया तो बैक क्रॉस नहीं हो गया, क्योंकि ओनली है तो फिर आप स्मॉल टी के साथ भी तो जा सकते हो। लेकिन टेस्ट क्रॉस तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। बट अगर आप इसको चूज़ करते हो तो आप बैक क्रॉस के अंदर टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हो, ठीक है? सो हम इस ऑप्शन के साथ जाएँगे। ये ऑप्शन थोड़ा-सा आपको ये समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा उन्होंने मोल्ड करके दिया है बेसिकली, है ना? नाउ द लाइट इंटेंसिटी एट व्हिच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का ही एक टॉपिक है और इसको हम बोलते हैं क्या? कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट? कौन सा एक नॉन प्रोटीनियस यानी कि बिना प्रोटीन का बना हुआ लेकिन वो बायोकैटलिस्ट है, वो हमसे पूछा गया है। सो वो क्या है? वो है आपके राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। वायरोन, वायरोइड, प्रियोन, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है हमसे, सिंसिशियल या सिनोसिटिक एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है? तो सिंसिशियल या सिनोसिटिक एपिडर्मिस पाई जाती है आपके एस्कैरिसिस में, ठीक है? रीगर सॉल्यूशन कंटेन, रीगर सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारी सेल की ऑर्गेनेलीज है उनको बॉडी से बाहर भी, जब हमें उनको सेल जैसा एनवायरनमेंट देना होता है, उसको हम रीगर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके ये सब कैटायन और एनायन आते हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड। विच डाई इज नॉट यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम? क्रोमोजोम की स्टेनिंग के लिए कौन सी डाई यूज नहीं की जाती? ये आपको बताना है। सो क्रोमोजोम की स्टेनिंग के लिए हम सेफरिन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली यूज होता है किसके लिए? प्लांट टिश्यू के लिए। लिग्निन, प्लांट टिश्यू के लिए यूज होता है। द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू बी कंसिडर्ड, ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें हमारा बेसिकली आरएनए हाइपोथेसिस आती है। सो जो पहला हमारा जीनोम था वो क्या था? वो आरएनए था, क्योंकि वो जेनेटिक मेटेरियल की तरह भी यूज होता है और बायोकैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है। उसके बाद फिर डीएनए आया। स्पॉन्जेस हार्मफुल टू द ओयस्टर इंडस्ट्री इज, एक ऐसा स्पंज दो जो कि हार्मफुल है ओयस्टर इंडस्ट्री के लिए, वो क्या है? हमें ये बताना है, ठीक है? सो वो है आपका ये वाला, ठीक है? ये क्या करता है बेसिकली, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग का मतलब होता है जब किसी जगह पे आप गए, ये किसी भी स्नेल से अटैच होता है और उसके अंदर होल्स कर देता है। अब जैसे ही उसमें होल्स हो जाएँगे तो उसकी जो शेल होती है वो कैसी हो जाएगी? वो बहुत वीक हो जाती है। तो ये इस इंडस्ट्री के लिए एक मॉन्स्टर की तरह काम करता है, ठीक है? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल? तो कौन-सी एक गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है? सो फॉस्फोरस कहाँ मिलता है हमें? सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर आता है ये गैसेस साइकिल के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट इज, ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, अगर एक पर्सन बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग कर रहा है तो उसके यूरिन में कुछ एबनॉर्मल क्वांटिटीज मिलेंगी, वो किस चीज की मिलेंगी? तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी करा था कि अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, बॉडी जो है वो कार्ब्स की बजाय कहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो जाती है? बॉडी बेसिकली अपनी एनर्जी के लिए यूज करती है फैट्स को, एसिड को, लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया, इन सबको, अमीनो एसिड्स को, जिसकी वजह से क्या बनती है? कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, राइट? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ द ड्यूट्रोस्टॉम? तो ड्यूट्रोस्टॉम हमने कल भी पढ़े थे कि ड्यूट्रोस्टॉम
बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से पहले एनएस की फॉर्मेशन होती है, जबकि प्रोटोस्टॉर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर पहले क्या बनता है, माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। सो जब आप इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा की तरफ जाओगे तो ये सब क्या है, ड्यूटोस्टॉर्म है। जबकि एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का की तरफ जब जाओगे आप तो ये सब क्या है, ये आपके प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, light compound microscope is 15x eyepiece less and 45x objective lens of magnification पूछा है आपसे, तो इसमें मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आप कि आई पीस का लेंस कितना है इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस कितना है, यानी कि 15 इंटू 45। तो ये डायरेक्ट आपका एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो करिए कैलकुलेशन, निकालिए आंसर। Which of the following is a palindromic sequences in a DNA which can easily cut about the middle of some particular restriction enzyme? कौन सी एक ऐसी साइट्स हैं बेसिकली जिन्हें किसी पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से कट किया जा सकता है, तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सो पहले हमें जानना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनको आप किसी भी डायरेक्शन में अगर रीड करते हो, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, तो वो आपको सेम होती है रीड करने में, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या दिया गया है आपको, एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है इको आर1। इको आर1 जो होता है वो क्या करता है, एक एंडोन्यूक्लियस है बेसिकली, जो क्या करता है डीएनए को बीच से कट कर देता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक साइट है, वो वहीं से कट करता है। तो वो साइट जो है वो ये वाली है, देखिए GAATTC, GAATTC जो है, आप इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ये क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको इको आर1 कट करता है। नेक्स्ट, गोल्डन एजेस ऑफ फिशेस, फिशेस कब बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रही थी, कब फिशेस एकदम नो उनका राज हो रहा था दुनिया में, तो वो एरा पूछा गया है। सो वो डेवोनियन पीरियड था जब फिशेस का पूरा फ्लोरिशमेंट हो रहा था, डाइवर्सिफाई हो रही थी फिशेस बहुत ज्यादा। इन ए नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ डीएनए प्रेजेंट, अगर एक नॉन रेप्लिकेटिव क्रोमोसोम है तो उसके अंदर आपको कितना मिलेगा, ओनली वन डीएनए, ठीक है, ओनली वन आपको मिलेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का एक और कॉपी बन जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। कॉज ऑफ क्राइड्यूचेट, क्राइड्यूचेट जो है ये किसकी वजह से होती है, तो ये एक तरह का बेसिकली डिलीशन वाला है, जिसमें क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। सो ये क्रोमोसोम नंबर 5 की पी आर्म में डिलीशन की वजह से होता है। सो 5p ढूंढना है हमें, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5, तो 5p। लॉन्ग आर्म में नहीं होता, ये ध्यान रखना है, पी यानी कि शॉर्ट आर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस मैमल, कौन सा एक पॉइजनस मैमल है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन सी ऐसी इसमें से बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड फीवर कॉज करता है, तो वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी। सिलोम इज ए स्पेस बिटवीन, सिलोम किसकी वजह से होता है, स्प्लिटेड मेसोडर्म की वजह से होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, सिलोम से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी न किसी फॉर्म में, बट आप बस मेसोडर्म उसके आसपास जरूर याद रखिए। अगर आप और कुछ भी आपको याद नहीं हो रहा, सो सिलोम इज कनेक्टेड टू द मेसोडर्म। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको ज्वाइन करता है, सो ये ज्वाइन करता है हमारे इंट्यूगमेंट्स को मसल्स के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो जो पहला स्टेप है वो क्या होता है किसी भी ट्रांसलेशन के अंदर, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द फर्स्ट स्टेप। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टीआरएनए के साथ एक अमाइनो एसिड को ज्वाइन करना है, राइट। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिस। कॉपर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं। क्या काम होता है, ये एक तरह की फैगोसाइटोटिक सेल हैं जो क्या करती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको खा जाएंगी, जो वॉर्न आउट आरबीसी हैं उसको खा जाएंगी, तो ये सब काम करती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, कौन सा एक लिविंग फॉसिल है, ये पूछा गया है। अगेन दिस इज एन क्वेश्चन फ्रॉम द
इवोल्यूशन, तो ये किसका क्वेश्चन है? इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या बताना है? लिविंग फॉसिल बताना है। सो लिविंग फॉसिल क्या होता है? सेफन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द चिक एम्ब्रियोलॉजी? अब चिक एम्ब्रियोलॉजी है तो आपको स्पेसिफिक चिक में नहीं जाना है, आपको क्या रखना है? बर्ड से इसको रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है? द एग सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका की कब से एग सेल होने लगी? एग सेल तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, CaCO3 इसकी बनी होती है ना? तो यही ऑप्शन गलत है, यही हमारा ठीक हो गया। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक होता है, ठीक बात है। न्यूट्रिशन यolk सैक से मिलता है और एगमैन क्या करती है? एग मेम्ब्रेन आर 2 इन नंबर। एग मेम्ब्रेन कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है। नेक्स्ट, ओके, सो कल हमने देखा था सिंडक्टाइली वाला एक क्वेश्चन देखा था कि सिंडक्टाइली जो है वो किस वजह से होती है, और आज इन्होंने क्या दिया है? ब्रेडीडेक्टाइली के बारे में दिया है। तो बेसिकली ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे क्या होता है आपका, आपकी जो फिंगर्स हैं, जो अब ये ऐसे खुली हुई हैं, ये ऐसे हैं, जबकि आपने अगर डक या फिर जो भी ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, उनके अगर आपने देखे होंगे, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, वेबिंग होती है पूरी, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जबकि हमारे कैसे हैं, फ्री हैं। तो ये जो फ्री फिंगर्स हैं हमारे, ये एक नेचुरल है। लेकिन अगर किसी के केस में ये फिंगर्स फ्यूज़्ड हो, तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रेडीडेक्टाइली कहते हैं, ठीक है? और ये एक तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट डिज़ीज़ है। तो इसी से रिलेटेड एक बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हमें करना है। तो ए मैन इज़ अफेक्टेड बाय दिस एन ऑटोसोमल ट्रेट, ये भी लिख के दिया है आपको, जहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ सेवरल फिंगर्स हो गई हैं। व्हाट इज द रिस्क दैट अ मैन्स फर्स्ट चाइल्ड विल हैव दिस डिजीज? ठीक है, सो उस मैन के फर्स्ट चाइल्ड में भी ये डिजीज हो सकती है, इसका क्या चांस है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये डिजीज ऑटोसोमल है और हमें फीमेल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, सो और वो मैन अभी सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है, सो उससे हो सकता है ये एक और ये, तो इस केस में तो क्या होगा, वो बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन जिसके पास ये वाला एलील जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो 50% चांसेस है कि द बेबी गेट द दिस डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ब्रेड प्रिपरेशन? तो ब्रेड प्रिपरेशन के लिए किसको यूज किया जाता है? ब्रेड प्रिपरेशन को यूज किया जाता है एस सर्विसेज को। द जीन कंट्रोलिंग फॉर 7p कैरेक्टर्स studied by the Mendel are now been located on how many different chromosome? So जब मेंडल अपनी स्टडी कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि क्या क्रोमोसोम है, कहाँ पे मेरे जीन लोकेटेड है, उन्होंने बस कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया था। लेकिन अभी क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम उनको जब उनकी रीस्टडी की गई, तो ऐसे क्या थे, ऐसे 4 क्रोमोसोम थे जिन पे वो जीन जो है वो सिचुएटेड थे। नाउ द सेल ऑब्टेन्ड, ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म वर होमोजेनाइज्ड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड। ए टेस्ट इंडिकेट दैट द सेल कंटेन, देखो इतना बड़ा सारा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन क्या है वो ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है? कि ये सारा एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमें पता चला कि सेल के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन है। इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट क्विकली, अगर आपको जल्दी से पूछा जाए कि ये सेल प्लांट है या एनिमल है, तो आप क्या बोलोगे? सो प्लांट सेल के अंदर तो ग्लाइकोजन होता ही नहीं है, ये तो एनिमल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है? प्लांट के अंदर होगा तो स्टार्च होगा, तो ये ऑब्वियसली ये क्या है, एक एनिमल सेल है। तो आप क्या करोगे? एग्जामिन करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, क्विकली आंसर कर दोगे, क्योंकि ये एनिमल सोर्स के अंदर पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट टोटल नंबर? तो अगेन ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और नंबर्स हैं तो हम याद ही कर सकते हैं, कुछ लॉजिक है नहीं इसके अंदर, ठीक है? सो अमाइनो एसिड, ओके, इसमें हमें करेक्ट भी बताना है, यानी कि हमें 3 इनकरेक्ट ढूँढने पड़ेंगे। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन इज़ 4, ओके, लेट्स चेक, इसको चेक करते हैं। अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोकैरियोट्स इज़ 16, 16 नहीं होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। टाइप ऑफ डायबिटीज़ 6 नहीं, 6 टाइप की नहीं होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। सर्विसेज़ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन द ह्यूमन इज़ 8, सो इट्स नॉट 8, इट्स आई थिंक ये 8 तो नहीं होती है, मेबी 7। सो ऑप्शन 2 इज़, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर में है, तो 2 पेयर में तो कितने होगी, 4 होगी। 7, क्वेश्चन नंबर 147, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम एट मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमसे पूछा गया है, तो मेटाफेज में जो क्रोमेटिड होंगी वो कितनी होंगी?
1 नहीं होंगी, 2 और 4, 4 और 2 इट्स 2 इन बोथ माइटोसिस एंड द मेयोसिस। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्स ऑफ द इंसेक्ट आर, इंसेक्ट के एग कैसे होते हैं? तो इंसेक्ट के एग जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? उनके सेंटर में बहुत सारा यolk भरा रहता है, तो इट्स सेंट्रोलेसाइथल, जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के केस में पढ़ा था। और फिर जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? सुपरफिशियल क्लीवेज। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय, सो एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस और सिक्रेट किया जाता है थ्रू द लीवर सेल। Which of the following is responsible for the failure of vaccine in infect? तो इन्फेक्ट जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर बेसिकली वैक्सीन जो है वो फेल हो जाती है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों फेल हो जाती है वैक्सीन? ठीक है, क्योंकि इन्फेंट यानी बच्चों के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑलरेडी उनको पैसिव फॉर्म में एंटीबॉडीज मिली रहती हैं मदर से, थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द बेसिकली मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। तो इसलिए वो जो वैक्सीन्स होती हैं वो उनको मल्टीपल डोज में देनी पड़ती हैं। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा मैटरनल एंटीबॉडीज के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेपर 2019 2019 का पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम 2020 का पेपर करेंगे। और जो भी आपको मैंने स्पेशली यहाँ से जो बताया है कि आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको जो है ना जेनेटिक्स में आपको क्या करना है, जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो मेंडल वाले डिजीज़ हैं, क्रोमोसोम वाले डिजीज़ हैं या फिर नॉन मेंडेलियन डिजीज़ हैं, तो आपको जेनेटिक्स में क्या करना है, डिजीज़ को सारा पढ़ना है। ठीक है, डिजीज़ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है दैट नेम इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करके, वहाँ पे एक टेबल दी गई है। उस टेबल में बेसिकली आपको दिया गया है कि कौन से डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया या वायरस से फैलती है और उसका कौन-सा वेक्टर होता है, तो वो भी आपको याद करना है। यानी कि एक ये वाली डिजीज़ हो गई, दूसरी डिजीज़ है हो गई आपकी ह्यूमन हेल्थ वाली। सिर्फ़ आपको वो टेबल देखनी है, पूरा आपको वो नहीं देखना है, मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ वो देखना है। और आपको क्या करना है, और आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें आपको उसकी एप्लीकेशंस और रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है। एनिमल किंगडम में आपको मेन किंगडम, उनके कुछ एनिमल्स और उनके लार्वा को पढ़ना है, ठीक है? लार्वल स्टेजेस जो है वो याद रखनी है। सो आज के लिए यही, और कल स्टार्ट करेंगे हम 2020 का पेपर, देखते हैं वो पेपर कैसा आया हुआ था। सो थैंक यू।